विद्यास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं समाज विज्ञान की कक्षा 10 की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो प्रकरण है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये इस पाठ्य योजना का उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि कक्षा 9-10 की इतिहास की पाठ्य योजना डालिए, तो कुछ दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा बिजी था, लेकिन उसके लिए सॉरी। बट हाँ, अब मैं आ गया हूँ रेगुलर बेसिस पे। कुछ आपको टाइम निकाल के, अभी भी मैं बिजी हूँ लेकिन टाइम निकाल के आप लोगों की पाठ्य योजना अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप लोग के लिए से सॉरी मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है 121। तो इसी तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना है। जितना भी आपका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करेंगे उसको उस पेज पे सबसे बीचों बीच ऊपर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी आज की पाठ्य योजना कक्षा 10 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास, कालांश है द्वितीय। कालांश में को मैं क्लियर कर दूं, कालांश का मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि सर पूछते हैं कि सर कालांश क्या होता है। तो कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप, जैसे क्लास में जाएंगे तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड इस तरीके से होता है। तो सेकंड पीरियड में आप जाएंगे ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। अवधि है 45 मिनट की। कक्षा 10 है तो इसमें 45 मिनट ले सकते हैं। कक्षा 9-10 में 45 मिनट लिया जाता है। कक्षा 6, 7, 8 में 40 मिनट रख सकते हैं, और कक्षा 6 से नीचे कक्षा 5 से लेकर 1 तक आप 35 मिनट और कहीं कहीं 40 मिनट भी रख सकते हैं। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ये। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, जिससे आपकी फाइल अगर कोई फ्यूचर में चेक करता है एग्जामिनर तो उसको पता चल जाए कि कौन सी पाठ्य योजना आप कौन से डेट को पढ़ाए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है असहयोग आंदोलन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक ये, काफ़ी अच्छा माना जाता है, इतिहास का अच्छा टॉपिक माना जाता है ये। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसके अंतर्गत मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों का नागरिक शास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सामाजिकता का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को समाज विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय की सामान्य जानकारी देना। ये 5 पॉइंट है सामान्य उद्देश्य के। आप आराम से लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, फिर से उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि असहयोग आंदोलन आज का आपका प्रकरण है, पाठ है, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में इसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। इसके अंतर्गत मिनिमम आप 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट तक लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है ज्ञानात्मक हेडिंग के अंतर्गत छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा इसमें हेडिंग है अवबोध, इसको बोधात्मक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखा गया छात्र असहयोग आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग, इसको प्रयोगात्मक भी कहते हैं बहुत लोग। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए लिखा गया छात्र असहयोग आंदोलन का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और चौथा है यहाँ पे अभिरुचि, इसके अंतर्गत लिखा गया है छात्र असहयोग आंदोलन के विषय में और ज़्यादा जानने की रुचि ले सकेंगे। अब 4 हेडिंगों के बाद आता है हमारा हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे जिस सामग्री की आप हेल्प लेंगे पढ़ाते समय, शिक्षण कार्य करते समय, तो वो सारी सामग्री यहाँ पे लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है, किताब से आप पढ़ाएंगे तो उसको लिखना है। चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट श्यामपट्ट का यूज करेंगे और संकेतक का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अंतर्गत आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर कोई चार्ट आप बना के ले जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की सामान्य जानकारी है। अब इसके बाद आता है हमारा हेडिंग लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है इस तरीके से 3 कॉलम बनाना है आपको। पहले क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरा छात्र छात्रा क्रिया। इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है और मैक्सिमम इसमें 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न है छात्रों हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो बच्चे बता देंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है, तो बच्चे बता देंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था इसलिए। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन किए, तो बच्चे बता देंगे 2-3 आंदोलन। यहाँ पे कम से कम आपके क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं तो यहाँ पे सभी को ध्यान में लेके क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है आंसर ना दे पाए, लेकिन क्लास में अगर एक भी बच्चा आपका आंसर दे देता है तो आपका क्लियर हो जाएगा, आगे आप प्रश्न बना सकते हैं फिर।
तो इसमें से कोई बच्चा बोल देगा असहयोग आंदोलन, कोई बच्चा बोल देगा भारत छोड़ो आंदोलन, और भी आपके आंदोलन यहाँ पे बोल देंगे तो उसको भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद चौथा यहाँ पे फिर बनता है कि असहयोग आंदोलन के विषय में क्या जानते हैं आप लोग। तो उसके बारे में बच्चे नहीं जानते अच्छे से, तो उसके बारे में हो सकता है कुछ जानते हों, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उनके लिए कि ज़्यादातर बच्चों को ये समस्या है इस प्रश्न का आंसर देने में, और तो वो शांत हो जाएंगे। तब उसके बाद आपका कर्तव्य बनता है एक अच्छे छात्राध्यापक, अच्छे छात्राध्यापिका या अच्छे शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि उनको टाइम बर्बाद न करते हुए उनसे बोले कि बच्चों आज आप लोग या हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसी समय आप श्यामपट्ट कार्य करते समय ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रकरण लिखेंगे तो उस समय आपके प्रकरण का नाम नहीं लिखना है, उस समय खाली स्थान छोड़ देना है। श्यामपट्ट कार्य करते समय प्रकरण के सामने खाली स्थान, ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिएगा। जब यहाँ पे आपका प्रकरण निकल जाए उसके बाद आप वहाँ पे जाके श्यामपट्ट पे अपना प्रकरण फिर इसको उद्देश्य कथन बोलते हुए लिख देंगे। उसके बाद जब बच्चों को पता चल गया कि आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण पे आइए। प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा है शिक्षण विधियाँ, पाँचवा है श्यामपट्ट कार्य। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी। शिक्षण बिंदु में आपको वो पॉइंट लिखना है जिसके बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए असहयोग आंदोलन। अब इसके अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है। विकासात्मक प्रश्न का मतलब है कि जो आप पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन इसके हिसाब से, तो बच्चों को उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, आप उसको भी पता करने की कोशिश करेंगे विकासात्मक प्रश्न पूछ के। तो यहाँ पे मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। ये शिक्षण विधि में हो जाएगा, प्रश्नीकरण विधि, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा, या प्रश्नोत्तर विधि भी इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब बच्चे नहीं बता पाए, उसका आंसर नहीं दे पाए, तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए आप। स्पष्टीकरण में उसके बारे में बताइए कि कब से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे बोलिए, बच्चों को बताइए कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें सूत कातने, कपड़ा बनाने, स्वदेशी विद्यालय खोले जाने के साथ ही सरकारी कामकाज उपाधियों का त्याग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय चेतना फैलाने तथा वनों का पर सहकारी प्रभुत्व और स्थानीय जनता के अधिकारों की उपेक्षा के चलते उत्तराखंड के निवासी भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। स्थानीय समस्याओं को असहयोग आंदोलन के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आप एक बोध प्रश्न पूछ सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न। इसमें बोध प्रश्न का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, एक प्रश्न पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसमें जितना आप पढ़ाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लीजिए, किसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया या फिर प्रारंभ हुआ, तो बच्चे बता देंगे। अभी आपने बताया कि विदेशी शासन के विरोध में, तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे इसका आंसर। ये भी प्रश्नीकरण विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके ऊपर जो आप अभी स्पष्टीकरण दे रहे थे उसके सामने आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया वाले में कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्या विधि। अब इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ श्यामपट्ट कार्य पे आपको क्या लिखना है। श्यामपट्ट कार्य पे आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है जो आप बच्चों को क्लास में पढ़ाए होंगे। सारी चीज़ें लिख देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको याद नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें श्यामपट्ट पे लिख देंगे तो बच्चे आसानी से उसको याद कर लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई। तो ये था प्रस्तुतिकरण। अब इसके बाद हमारा आता है हेडिंग पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे बच्चों से बीच बीच में उनका ध्यान, जब 40 मिनट की 45 मिनट की क्लास है तो उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, तो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, इसलिए बीच बीच में जब उनका ध्यान भटकने लगे तो वहाँ पे प्रश्न पूछ ले एक शिक्षक, 1-2 प्रश्न पूछ ले मिनिमम, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकता है, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ वापस लग जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन कौन से आंदोलनों में हिस्सा लिया। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। अब आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में यहाँ पे शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, साथ में बच्चों का भी मूल्यांकन करता है कि बच्चों को जिसने पढ़ाया वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया और बच्चों को कितने अच्छे तरीके से वो समझ में आया है। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, और दूसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वजह से शुरू हुआ। अब लास्ट में आता है हमारा लास्ट हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में आपको लिखना है असहयोग आंदोलन के विषय में विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न दे सकते हैं, 3 प्रश्न भी दे सकते हैं, जितना प्रश्न चाहे उतना दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 40 मिनट की क्लास में, 45 मिनट की क्लास में जितना आप पढ़ाए होंगे कोशिश करिए कि उसी के बीच में दीजिए, और 1-2 प्रश्न में आपको पूरा जो आपने पढ़ाया वो कवर करने की कोशिश करिए कि बच्चों को ज़्यादा प्रश्न ना मिले, कम प्रश्न में वो सारी चीज़ें कवर हो जाए।
ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और गृह कार्य किसी भी लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट होता है, तो कोई भी आपसे एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग क्या होता है, तो गृह कार्य होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था लास्ट हेडिंग दोस्तों, गृह कार्य। आज आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियो, आपके मांगे गए लेसन प्लान को आप तक पहुँचा सकूँ। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।